हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज पाटीदार। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम सोल्व कर रहे थे पीईबी सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें अभी तक हमने देखा 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसमें अभी तक हम 75 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आगे से क्वेश्चन हम अभी सोल्व करेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें, यदि आप पीईबी सब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर ऑफलाइन कोर्सेज हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसके लिए आप हमारे ऑफिस नंबर 227 वेदा कॉम्प्लेक्स भंवरकुआ इंदौर पर संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर भी बात कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7869349004। एंड चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। इन चार ऑप्शन में जो आपको दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है या इसका पार्ट नहीं है। किसका? सीमेंट कंक्रीट का। तो सीमेंट भी आपका पार्ट है, स्टोन से आप एग्रीगेट बनाते हैं एंड लाइम आपका एज अ सीमेंट का पार्ट है। तो ये भी आपका एज अ इनडायरेक्ट वे में आपके सीमेंट कंक्रीट में होता है। बट जो मोर्टार है वो आपका एक अलग पार्ट है, सीमेंट कंक्रीट नहीं होता है। तो इसलिए आपका अलग हुआ यहाँ पर मोर्टार। एंड देन क्वेश्चन नंबर 77, डेप्थ ऑफ स्कोर अंडर ब्रिज पियर एंड अबटमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ डेप्थ ऑफ स्कोर मीन्स स्कोर डेप्थ अंडर ब्रिज पियर एंड अबटमेंट्स। स्कोर डेप्थ क्या होता है आपका? ये आपका रिवर है, यहां पर आपका पानी फ्लो हो रहा है। स्कोरिंग होना, स्कोरिंग मीन्स पानी की वेलोसिटी के कारण यहां से सॉइल आपका इरोड हो जाता है और इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है। इसको बोलते हो आप स्कोरिंग होना। स्कोरिंग होना, तो इस डेप्थ को बोलते हो आप स्कोर डेप्थ। तो वो किस प्रकार से डिजाइन करते हो या किस फार्मूले से डिफाइन करते हैं, तो ये इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला आपको दिया गया है। क्या फार्मूला है? डेप्थ ऑफ स्कोर इज डी इज इक्वल टू 0.473 क्यू अपॉन एफ टू द होल पावर 0.33। तो फार्मूला आपको याद रखना है। स्कोर डेप्थ निकालने के लिए 0.473 Q upon F to the whole power 0.33. And then next question 78, the specific gravity value for pure bitumen is in the range of प्योर बिटुमिन जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ये फिर आपका रिकमेंडेशन है जिसकी वैल्यू होती है आपकी प्योर बिटुमिन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 to 1.02। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या शो करता है आपको कि लिक्विड या आपके लिक्विड ये जनरली एज अ स्टैंडर्ड आपका लिक्विड है वाटर। तो वाटर की टर्म्स में जो मटेरियल की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहे हैं, मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बता रहे हैं उस मटेरियल के लिए, जैसे बिटुमिन के लिए बताया है, तो वो वाटर से कितना भारी या कितना हल्का है। तो मीन्स अगर एक से वैल्यू ज़्यादा होती है मतलब वो पानी से उतना भारी है। जैसे वाटर की एक वैल्यू है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होती है आपकी जनरली वाटर के लिए 1 होती है। तो जैसे बिटुमिन की इसने दिया है 0.97 to 1.02। तो अगर 97 की बात करें तो मतलब वो क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में 0.97 है, मीन्स उससे थोड़ा सा हल्का है। जैसे देखिए 0.03 पॉइंट आपका पानी से हल्का होता है बिटुमिन, और किसी टर्म्स में अगर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो थोड़ा सा भारी हो जाता है और वो हो जाता है आपका 1.02 या लगभग वाटर के बराबर। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन किसके बीच में होती है? 0.97 to 1.02। एंड देन क्वेश्चन नंबर 79,
Abyssian tube well is a special type of strainer tube well in which the diameter of the well pipe is kept equal to, कितना डायामीटर में रखता हूं एज अ ट्यूब वेल का, और कौन सा, एबिसियन ट्यूब वेल। तो इसके लिए फिर स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेशन 3.8 सेंटीमीटर, कितना होता है डायामीटर उसका, 3.8 सेंटीमीटर उसका डाया रखते हैं आप। देन क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 years फ्लड टू अकर एट लीस्ट वंस इन 4 years। तो इसके लिए है आपके पास आंसर 35%, कितना होता है, 35% आपकी प्रोबेबिलिटी है 4 साल में उस बारिश को वापस या फ्लड आने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 years फ्लड टू अकर एट लीस्ट इन 4 years, 10 साल वाली फ्लड का 4 साल में आने के चांसेस कितने हैं आपके पास, 35%। कितने चांसेस हैं आपके पास, 35%। एंड देन क्वेश्चन नंबर 81, विच मेथड डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये आपका एज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट मेथड होती हैं और कौन कौन सी 2 प्रकार की मेथड होती हैं, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड एनालिसिस एंड फोर्स मेथड। तो इस टेबल को आप ध्यान से याद रखिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर इनसे बेस्ड आते हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड और सेकंड होती है आपकी फोर्स मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है मेरा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, ये 4 आपकी कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट मेथड होती हैं। और उसी प्रकार फोर्स मेथड में आपका होता है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, एंड नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये कुछ इस प्रकार से आपके फोर्स मेथड होती हैं और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड होती हैं। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा कि आपका आंसर कौन सा है। आपको सामने दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड मेरी कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड नहीं है। तो 81 का आंसर हुआ आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, वो फोर्स मेथड है। And then question number 82, which of the following type of losses does not occur in the centrifugal pump। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैं फ्रिक्शन लॉसेस को कंसिडर नहीं करता हूं। कौन से लॉसेस को, फ्रिक्शन लॉसेस को मैं कंसिडर नहीं करता हूं। फ्रिक्शन लॉसेस मींस पाइप में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होंगे उनको मैं कंसिडर नहीं करता हूं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। Then question number 83, which of the following is not a type of bearing joint। कौन सा इसमें से bearing joint का टाइप नहीं है। तो ये फिर आपका स्टैंडर्ड है। इन स्टैंडर्ड में से आपका आंसर है कि जो आपका bearing joint नहीं है तो डोविटेल्ड जॉइंट एंड देन टस्क टेनन जॉइंट एंड हाल्विंग जॉइंट आपके बियरिंग जॉइंट्स हैं, बट स्कार्फिंग जॉइंट आपका बियरिंग जॉइंट नहीं है। तो स्कार्फिंग जॉइंट आपका बियरिंग जॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। तो मुझे पता होना चाहिए कि जो क्रशिंग टेस्ट हैं वो मैं किसके लिए डिफाइन करता हूं, एग्रीगेट की
स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए या स्टोन की क्रशिंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट है मेरे पास? क्रशिंग टेस्ट, और इसको यूज करता हूं मैं चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। यहां आपको स्टोन पूछा गया है इसलिए आप स्टोन यूज करेंगे। अट्राइशन टेस्ट, अट्राइशन टेस्ट होता है मेरा रेट ऑफ वियर, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स, मीन्स वियर मीन्स टूट फूट को चेक करने के लिए या उसके घिसाव को, मतलब उस फोर्स पर कितना स्टोन आपका घिस जाएगा उसको चेक करता हूं मैं एज अ अट्राइशन टेस्ट से। एंड देन नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट फॉर स्टोन इज यूज्ड फॉर एज अ टफनेस, टू फाइंड टफनेस ऑफ स्टोन। स्टोन की टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए मैं इम्पैक्ट टेस्ट कंडक्ट करता हूं। और अब्रेशन टेस्ट होता है, अब्रेशन टेस्ट फॉर स्टोन इज यूज्ड फॉर हार्डनेस ऑफ स्टोन। किसके लिए? स्टोन की हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए मैं अब्रेशन टेस्ट का यूज करता हूं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन किसके थ्रू फाइंड आउट करता हूं? तो रेट ऑफ वियर में अट्राइशन टेस्ट से फाइंड आउट करता हूं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 85, इन एन ओपन चैनल अ मूविंग वेव फ्रंट विच ब्रिंग अबाउट एन अब्रप्ट चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो इज नॉन एस। तो इसको क्या बोलता हूं? डायरेक्टली आपका डेफिनेशन है, इसको मैं सर्ज फ्लो बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? सर्ज, SURGE, सर्ज फ्लो बोलता हूं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द एवरेज skid resistance of the pavement surface when a vehicle traveling at a speed of 36 km/h was stopped by applying brakes fully। अगर मैंने फुली ब्रेक अप्लाई किया है व्हीकल पर, फुली ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा आपसे उसने ये पूछा है। ब्रेकिंग डिस्टेंस मीन्स आपका वही स्किड रेजिस्टेंस, मतलब कहां तक वो घिसते हुए गया होगा। इसी को आप क्या पढ़ते थे? स्किड रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है आपका? स्किड क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ vehicle is more than circumferential movement of wheel टायर। मतलब आपका लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ज्यादा हो जाए उसके सर्कमफरेंशियल मतलब पहिए के घूमने से, मतलब पहिया कम घूमे और आप ज़्यादा आगे चले जाएं, उसी को मैं स्किड पढ़ता हूं। और इसी को आपने क्या पढ़ा है? ब्रेक डिस्टेंस। तो उसने पूछा है कि स्किड रेजिस्टेंस या ब्रेक कितना हुआ होगा ब्रेक डिस्टेंस, तो वो आपसे पूछा गया है। कब? तो मुझे पता है ब्रेक डिस्टेंस होता है मेरी, नहीं पता हो तो यहां से याद कर लेते हैं, v²/2g म्यू। ये होता है मेरा लेग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस मीन्स मैंने सोचते समय कि हाँ मुझे अब रुकना है, तो ये मुझे लेग डिस्टेंस। तो जब तक सोचा मैंने इतने में इतना आगे बढ़ गया, तो वो है मेरा लेग डिस्टेंस। ये है मेरा ब्रेक डिस्टेंस, या इसी को मैं पढ़ता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मुझे अभी ये वाला फाइंड आउट करना है। कौन सी डिस्टेंस? ब्रेकिंग डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस देखते हैं कितनी निकलेगी। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है मेरे पास v²/2g म्यू। v है आपके पास इन मीटर पर सेकेंड। किस में है आपके पास? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो v² आपके पास कितना है?
और ये है आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, तो V दिया है मुझे 36 किलोमीटर, तो मीन्स 36 इंटू 36, एंड अगर इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 5/18, अब 2 बार किया है तो यहाँ पर आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अपॉन 2G 9.81, एंड म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है स्किड रेजिस्टेंस की, मीन्स उस ब्रेकिंग डिस्टेंस को कितना फ्रिक्शन मिल रहा होगा या ब्रेक से आपने कितना रेजिस्टेंस दिया होगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है मुझे, ब्रेकिंग डिस्टेंस उसने दिया है 8 मीटर। अब इसको आप हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर कुछ ये टर्म्स म्यू इज इक्वल टू 25/39.8 समथिंग आता है, 39.8 समथिंग, मीन्स इसको मैं अप्रॉक्स 25/40 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.0625 0.625 आपकी कुछ वैल्यू आती हैं, और यही आपका क्या है, स्किड रेजिस्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ स्किड रेजिस्टेंस 0.625। तो आंसर क्या हुआ आपका 0.625 स्किड रेजिस्टेंस होगा। कितनी ब्रेकिंग डिस्टेंस पर? 8 मीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस, और डिजाइन व्हीकल स्पीड है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन कॉल्ड एज। तो डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज अ जेलदाल नाइट्रोजन। क्या पढ़ते हो आप इसको? जेलदाल नाइट्रोजन पढ़ता हूं मैं इसको, इन दोनों का समेशन। किसका? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन का समेशन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग। तो मुझे पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो टर्म्स में मैं कंसिडर करता हूं, एक है आपका यील्डिंग एंड दूसरा है आपके लिए मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए। तो यील्डिंग के लिए मैं कंसिडर करता हूं 1.1 एंड मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए मैं कंसिडर करता हूं 1.25। तो यहां पर आपसे पूछा गया है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रेजिस्टेंस इन यील्डिंग। तो यील्डिंग के लिए मैंने कंसिडर किया है 1.1 अकॉर्डिंग टू IS 800/2007। तो IS कोड को पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के पहले, और ज्यादातर आपको IS 800/2007 एंड IS 456/2000 इनके रिकमेंडेशंस पढ़ना बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में आते ही हैं। कोई सी भी एग्जाम दे लीजिए आप, SSC JEE दीजिए, व्यापम सब इंजीनियर दीजिए या एनी अदर स्टेट एग्जाम, तो आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 89, एज पर बिल्डिंग बायलॉज 2003 द मिनिमम सेटबैक टू लेफ्ट फ्रॉम द ऑल साइड्स बिल्डिंग फॉर द हाइट अबव 40 मीटर टू अप टू 45 मीटर। मतलब अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 40 से 45 मीटर के बीच में होती हैं, उससे ज़्यादा होती हैं, तो आप कितना सेटबैक कवर या छोड़ते हैं। तो सेटबैक होता क्या है, मीन्स 40 मीटर के नीचे आपकी जो स्लैब है उसका कुछ इस प्रकार से प्लॉट है, इस प्रकार से आपको एरिया है या उसकी जो फ्लोर है उसका आपको इस प्रकार से प्लान दिख रहा है। तो मीन्स अगर इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मीन्स इसके ऊपर एक स्लैब, फिर आएगा आपकी वॉल, कॉलम एंड देन बीम एंड उसके ऊपर आपकी स्लैब। तो उस स्लैब की जो एरिया रहेगा आपका वो कुछ आपका इस प्रकार से रहेगा। मीन्स आप यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, चारों तरफ से आपने कम से कम
1 मीटर विड्थ या 1 मीटर साइड हर जगह से चारों तरफ से छोड़ रखा होगा। इतना आपको अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज छोड़ना है 1 मीटर। इसको बोलता हूं मैं सेटबैक डिस्टेंस। तो कितना छोड़ना है आपको हर एक फ्लोर पर, किसके बाद 40 मीटर और 45 मीटर के बीच में अगर आपका है या उससे ज़्यादा बन रहा है तो हर एक साइड पर आपको, हर एक फ्लोर पर आपको 1 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। Then question number 90, the total count of bacteria in potable water should not exceed। मतलब उसने पूछा है कि टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी, पीने योग्य जो जल रहता है उसमें कम से कम कितने बैक्टीरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा बैक्टीरियाज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसके अकॉर्डिंग है आपके पास 10 पर सीसी, मतलब 10 बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर आपके, मतलब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में आपका 10 नंबर ऑफ बैक्टीरिया से ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 91, देखिए आप, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन इज इन द रेंज ऑफ। अगेन आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2018 में व्यापम सब इंजीनियरिंग में। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट होता है इसलिए जनरली कैंसिल भी हो जाते हैं। ये क्या हुआ है कि बिटुमिन की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है और यही क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 78 में कर चुके हो। कितना था 0.97 टू 1.02। एंड देन क्वेश्चन नंबर 92, द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो ये स्टैंडर्ड से है आपका, किसके लिए यूज करता हूं स्क्वायर रूट, टाइम फिटिंग मेथड, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV को निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड का यूज करता हूं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 93 आपको कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन अ वाटर सप्लाई इज मेजर्ड एज 17 मिलीग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इज द pH ऑफ द वाटर सैंपल। तो डायरेक्टली है आपका, इसका आंसर आएगा आपका 11। देन क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, कैलकुलेशन डिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक whose breadth is 2 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर एंड डेप्थ इज 2.5 मीटर। द रेट ऑफ फ्लो इज 4 × 10⁻³ लीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि उस डिटेंशन टाइम बताइए, उस टैंक का डिटेंशन टाइम। तो मुझे पता है डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिटेंशन टाइम। इतना ही तो आप डिस्चार्ज कर पाओगे। डिस्चार्ज ऑफ सीवेज या डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिटेंशन टाइम। तो यहां पर आपको रेट ऑफ फ्लो मींस रेट ऑफ फ्लो, इसी डिस्चार्ज को पढ़ता हूं तो रेट ऑफ फ्लो दिया है मुझे 4 × 10⁻³ लीटर पर आवर। वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको दिया गया है, लेंथ दिया है 2 मीटर इंटू विड्थ दिया है आपको 2 मीटर एंड लेंथ दिया है आपको 4 मीटर एंड डेप्थ ऑफ टैंक इज 2.5 मीटर एंड डिटेंशन टाइम इज dt। डिटेंशन टाइम इज dt, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो डिटेंशन टाइम में फाइंड आउट करता हूं, डिटेंशन टाइम मेरा, ये टर्म्स आपकी मीटर में है, ये टर्म्स मीटर में है और ये टर्म्स लीटर में है। तो मुझे पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा मीटर क्यूब पर आवर बन जाता है। तो 1000 to 1000 कैंसल, देन 4 to 4 कैंसल, देन our detention time dt is equal to 2.5 into 2 is your
5 आवर्स। कितना? 5 आवर्स। 5 घंटे समय लगेगा इस डिस्चार्ज को डिटेंड करने के लिए। कितना? 4 × 10⁻³ लीटर पर आवर आर 4 मीटर क्यूब पर घंटा को मुझे डिटेंड करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? 5 घंटे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 95, अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन is under uniaxial tensile stress. Strain energy of mild steel specimen is dash if the modulus of steel are 2 × 10⁵ megapascal and yield stress कितना दिया है? 150 megapascal। तो आपसे उसने पूछा है स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा? कितना होगा आपका स्ट्रेन एनर्जी? तो एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी मीन्स एक्सियल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो उसको पढ़ता हूं मैं एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, और ये होती है मेरी 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई इज इक्वल टू एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। तो यहां पर मुझे पूछा गया है स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, और सिग्मा की वैल्यू है मेरे पास 150 मेगापास्कल। 150 मेगापास्कल मीन्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई। ई की वैल्यू दिया है मुझे 2 × 10⁵ मेगापास्कल। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस टर्म्स में आएगा 9/160 एंड इसका वैल्यू आपके पास रहेगी 562.5 0.05625। तो ये आंसर आपको दिख रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी स्ट्रेन एनर्जी की? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेन एनर्जी मेरा इस एक्सियल लोडिंग पर कितना हुआ? 0.0562 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 96, द इंक्रीज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ऑन अ रिटेनिंग वॉल एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर एंड ड्यू टू अ सरचार्ज ऑफ 200 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर फॉर अ सैंडी सॉइल विद क्या दिया है आपको? फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको फाई दिया है और सी 0 दिया है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि मेरा कौन सा सॉइल है? कोहेजन लेस सॉइल है या फिर फ्रिक्शनल सॉइल है, मीन्स आपका कोर्स टाइप का सॉइल है। तो जिसके लिए आपको क्या निकालना है? एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा जेड इंटू के ए माइनस 2c√Ka। Ka होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, C है आपका कोहेसिव फोर्स और सिग्मा जेड है आपका सोइल पर जो लेटरल प्रेशर आ रहा है। जैसे अभी कितना दिया है आपको? 200 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहां मुझे पता है C की वैल्यू दिया है 0 और इसकी वैल्यू दिया है आपको कुछ 200 और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो यहां पर देख रहे हैं आपके पास एंगल है 35 डिग्री। तो इसको मैं इजीली सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। फिर भी इसका सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, मतलब सोल्व करके अभी देख सकते हैं। तो सिग्मा ए की वैल्यू इसको आप सोल्व करोगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 54.2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये इस प्रकार से मेरा आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 97, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शन में से किसकी यूनिट में क्विंटल में लेता हूं? किसकी यूनिट में क्विंटल में मेजर करता हूं? तो डायरेक्ट है आपका QHC से क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर है आपका
माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी वर्क, मतलब आरसीसी वर्क के लिए जो मैं माइल्ड स्टील बाय करके लाता हूं या परचेज करके लाता हूं उसको मैं क्विंटल में मेजर करता हूं। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 98, अ बीम हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बीम में आपका कौन सा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए, एंड द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस व्हेन द साइड इज हॉरिजॉन्टल टू द सेक्शन मॉडुलस व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री। उसने पूछा है आपसे कि एक मेरा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मीन्स जिसकी साइड है आपके पास ए, जिसकी सभी साइड बराबर हो उसको क्या पढ़ता हूं मैं, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस, तो पहले मुझे सेक्शन मॉडुलस पता होना चाहिए। तो मैं चलता हूं बेंडिंग इक्वेशंस पर, क्या होती है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहां पर इस टर्म से कुछ बनता है आपका m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई, और इसी आई अपॉन वाई टर्म्स को मैं बोलता हूं सेक्शन मॉडुलस z। तो मीन्स z की वैल्यू का रेशियो पूछा है आपसे दो टर्म्स में। तो यहां पर देख लेता हूं मैं इस स्क्वायर सेक्शंस के लिए, तो स्क्वायर सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है a टू दी पावर 4 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन y कितना होगा, इसकी सीजी से या इसके सेंटर से इसकी ये दूरी कहलाती है y। तो y कितना हुआ, मीन्स आपका a/2। तो यहां से मेरा निकलता है सेक्शन मॉडुलस स्क्वायर सेक्शन के लिए a³/6। एंड सिमिलरली उसने बोला है अगर इसी क्रॉस स्क्वायर सेक्शन को कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से घुमाया जाए 45 डिग्री, इसको मैं अगर 45 डिग्री रोटेट करता हूं, तो 45 डिग्री अगर रोटेट किया तो इसका जो डायगोनल है वो मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका जो डायगोनल है वो मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अभी भी साइड मेरा वही रहेंगे ए एंड ए, बट ये जो y है आपका ये चेंज हो जाएगा। जहां पर जो y है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इस y की वैल्यू कितना होगा, ये टोटल डेप्थ अगर मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि आपका ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दो वैल्यू को पता है। तो थर्ड वैल्यू क्या होगा आपका a√2, आपकी कितनी होगी वैल्यू, ये a√2। मीन्स ये y है आपका, इतनी वैल्यू आपके पास y है, और y की वैल्यू हो जाएगा इसका हाफ। तो अगर मेरा सेक्शन डायगोनल हो, इसको मैं क्या पढ़ता हूं ऐसा, डायगोनल सेक्शन। तो डायगोनल सेक्शंस के लिए सेक्शन मॉडुलस होगा मेरा ये स्क्वायर सेक्शन के लिए, और डायगोनल सेक्शन के लिए होगा मेरा a4 अपॉन 12 इंटू 1 अपॉन a/2 की बजाय क्या हो जाएगा आपका a√2 अपॉन 2, a√2 अपॉन 2। मीन्स यहां पर मेरा कितना बनेगा, a³ अपॉन 6√2। यहां पर मेरा सेक्शन मॉडुलस डायगोनल सेक्शंस के लिए कितना बना, a³ अपॉन 6√2। और मुझे पूछा गया है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो मीन्स z स्क्वायर मीन्स सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन अपॉन सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायगोनल सेक्शन का रेशियो। और ये रेशियो कुछ इस प्रकार से आपका a³/6 अपॉन a³/6√2। तो इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता हूं √2:1 या डायरेक्टली आपका √2 तो आंसर होगा आपका 4th √2। ए नहीं आएगा इसमें, आपको ऑप्शन 2 में दिख रहा है √2 इंटू ए नहीं रहेगा, क्योंकि ए से a³ से आपका a³ कैंसल, इसलिए ए नहीं रहेगा। सिंगल आपका सिर्फ √2 आएगा। तो 98 का आंसर हुआ आपका √2। एंड देन क्वेश्चन नंबर 99, इफ डिफ्लेक्शन एंगल इज डेल्टा देन द कोड लेंथ इन सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व में कोड लेंथ कितना होगा यदि आपका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है। यदि आपका डिफ्लेक्शन एंगल किसको पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मैं सर्वे कर रहा था, वहां से मैंने ऑफसेट ले लिया या परपेंडिकुलर या किसी डायरेक्शन पर अगर मैं डिफ्लेक्ट हुआ हूं, मीन्स मुझे जाना इस डायरेक्शन में था। सर्वे करते हुए अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो आप इसको इस तरफ जाना था, बट आपने इस प्रकार से लेटरली चले गए,
तो आपने जितने एंगल पर आप डाइवर्ट हुए उसको पढ़ता हूं मैं डिफ्लेक्शन एंगल, या इसी को मैं पढ़ता हूं एज अ डेल्टा। और यहां पर फिर आपका अगर कर्व बनता है तो आपसे पूछा है कि इसकी कोड एंगल कितना होगा, सॉरी कोड लेंथ कितना होगी, तो इसकी कोड लेंथ आपकी होगा 2r साइन डेल्टा बाय 2। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका हाफ हाफ हो जाता है, तो डेल्टा बाय 2 हो जाएगा 2r साइन डेल्टा बाय 2 आपका कोड लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 100, द वैल्यू ऑफ phi that influences the shear strength of the soil depends on, जो phi वैल्यू है आपका shear strength में वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मिनरलोजिकल कंटेंट, मतलब वो किस प्रकार की सोइल से बना हुए हैं, सोइल किस प्रकार के मिनरल से बनी हुई है, या उस सोइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। सेकंड आपका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मींस किस प्रकार से आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन भी आपका इफेक्ट करेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई को। एंड देन वॉइड रेशियो, तो तीनों डिपेंड करेंगे या तीनों पर डिपेंड करेगा आपका फाई एंगल, तो इसलिए आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। एंड इसी प्रकार आपका ये 2018 का सब इंजीनियर का पेपर सोल्व होता है। आगे के पेपर के लिए आप देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स टू ऑल।